हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन हम कर रहे हैं। ठीक है ना? चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन हम कर रहे हैं। और ग्रेविटेशन में हमने कल बात की थी ग्रेविटेशन को लेके, ग्रेविटेशन एक्चुअल में होता क्या आपको बताया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि एफ क्या होता है इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे m1 m2 क्या है, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट जिनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और आपका डी स्क्वायर यानी उनके बीच की दूरी, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हमने देखा था। आज हमने क्या करना, उसी से आगे करना है। पहले एक न्यूमेरिकल करेंगे उससे रिलेटेड, देन फिर हम आगे केपलर्स लॉ के बारे में समझेंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ग्रेविटेशन, ठीक है। तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड और फिर आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल दिया है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ अर्थ आपको दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है ना। 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ अर्थ आपको इतना दिया है। मास ऑफ मून, मास ऑफ मून आपको दिया है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज इतना, आपको अर्थ और मून के बीच की दूरी कितनी दी है, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये अर्थ और मून के बीच की दूरी है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अर्थ और मून के बीच की दूरी आपको दी है। क्या बताना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। आपको क्या लिखा है, फोर्स लगाना है। फोर्स आपको बताना है कितना फोर्स होगा, एफ बताना है, जो कि अर्थ लगा रहा है, एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून, है ना। जी की वैल्यू आपको क्या लेनी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, है ना। ये इसकी क्या होगी बच्चों, यूनिट होगी। ठीक, चलिए बात करते हैं इस चीज को लेके। चलिए, तो हमको ये सारी चीजें दी है, हमें मास ऑफ द अर्थ दिया है, मास ऑफ मून हमें दिया है, उनके बीच की दूरी दी है, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमको दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो हमें जो दूरी दी है, दूरी उनके बीच में हमें किलोमीटर में दी है। दूरी हमें कितनी दी है बच्चों, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर दी है ना। 5 किलोमीटर दी है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3.84 इंटू 10⁵, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यानी 10⁻3, है ना। 10⁻3, तो ये कितना हो जाएगा, 3.84 इंटू 10⁸ किलोमीटर। 3.84 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ये आपके बीच का, उनके बीच की दूरी। बाकी हमें मास अर्थ का केजी में है, मून का मास भी हमें केजी में है, जी भी हमें न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स में हमको दी है। तो सारी वैल्यूज को पुट करें, हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है उनके बीच में क्या होता है, जी m1 यानी मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ मून, अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, है ना। तो जी कितना है हमारे पास, 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, इंटू हमें मास ऑफ मून कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻24 kg मास ऑफ अर्थ हमें, ठीक है ना। हमें मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ मून हमें दिया है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, है ना। इतना दिया है 22 kg, और अपॉन हमें डी उनके बीच की दूरी 3 इंटू
84 इंटू 10 की पावर 8 कितना मीटर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे सॉल्व, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो होल स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा 3.84 इंटू 10 की पावर 8 है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो मीटर स्क्वायर से बच्चों मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इस केजी से kg-2 कैंसिल हो जाएगा, जो फोर्स आएगा वो न्यूटन में आएगा, फोर्स आएगा हमारे पास न्यूटन में आता है। अब हमारे पास एक तो 6.67 बचा है, 6.67। ठीक है ना, इधर बचा है 6, इधर बचा है 7.4। ऊपर जो ये वैल्यूज है 10 की पावर में, तो 10 की पावर -11, देखो 10 की पावर -11, इधर 10 की पावर 24 और उधर 10 की पावर 22। ठीक है ना, तो 10 की पावर 22 और 10 की पावर 24 दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 24 और 22, 24 और 20 44 और 2 46, 46, 10 की पावर प्लस 46 और 10 की पावर -11 है ना। तो 46 में से आप 11 माइनस करते हैं, तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 35। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 35 ऊपर बचेगा। और नीचे आपके पास क्या बचा है, नीचे बचा है 2 3.84 बचे हैं, 3.84 इंटू 3.84, दो 3.84 बचे हैं। अच्छा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 कितना हो जाएगा 10 की पावर 16। इनको भी हटा लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाओगे आप और यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे, है ना, तो 3 पॉइंट यानी 10 की पावर 3 नीचे लग जाएगा। और यहाँ से आप 2 पॉइंट इधर से हटाओ, 2 पॉइंट 2 2 4, ऊपर 10 की पावर 4 लग जाएगा। तो अब हमारे पास कितना बचा 6.67, मतलब 667 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10 की पावर 35 और 4 39। ठीक है ना, 10 की पावर 39 होल अपॉन में हमारे पास बचा है 384 इंटू 384। और नीचे हमारे पास 10 की पावर कितनी बची है 8 और 8 16 होगा ना, 8 और 8 16 हुआ है। ठीक है ना, और 10 की पावर 3 16 और 3 19, तो नीचे 10 की पावर कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी, है ना। अच्छा आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 667 को 6 को और 74 को, है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस को करना मल्टीप्लाई, हमें 667 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से इंटू 74 से, तो ये आएगा आपके पास 296148, है ना, इंटू 10 की पावर 39। मैंने 10 की पावर 19 को ऊपर भेजा, 10 की पावर -19 हो गया। ठीक है, और नीचे 384 को मल्टीप्लाई करें, 384 मल्टीप्लाई 384, तो ये 147,456 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, चलिए तो 298, अभी हम क्या करेंगे 296148 को डिवाइड कर दीजिए आप किससे 147,456 से, तो ये आपके पास आएगा 2.00। ठीक है ना, इंटू 10 की पावर कितना 39 में से 19 गया तो 20, है ना, 39 में से 19 गया 20, तो इतना आपके पास आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ लगा रहा है मून पे, वो कितना लगा रहा है 2 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन, 2 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। समझ है आपको क्या क्या दिया था, आपको सारी वैल्यूज दी थी, मास ऑफ अर्थ दिया है, मास ऑफ मून दिया है, उनके बीच की दूरी किलोमीटर में दी है, उसको मीटर में हमने चेंज करा, और हमें जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पता है, हमने क्या किया फॉर्मूला लगाया F इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ अपॉन डी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करके इस तरीके से हमारे पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ एग्जर्ट कर रहा है किस पे मून पे, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना, ये तो रही बात। अच्छा तो अगर आपसे पूछता है कि भाई स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, तो आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस तरीके से बताना है, जो हमने कल बात की थी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, कि एवरी ऑब्जेक्ट, है ना, एवरी ऑब्जेक्ट क्या करता है यूनिवर्स में, अट्रैक्ट करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is proportional to the object of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, चलिए write the formula to find the magnitude of gravitational force between earth and a object on the surface of the earth।
कोई अगर आपके पास अर्थ है और कोई आपके पास अर्थ और कोई सरफेस, अर्थ के सरफेस पर लगा ऑब्जेक्ट, उनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, उनके बीच में अगर फॉर्मूला बनाना है तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है ना बच्चों, तो एक तो इस तरीके से ये चीजें आती है, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी किस तरीके से ये चीजें हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं आज का हमारा जो मेन अगला टॉपिक है, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। क्या है? केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, ठीक है ना। अच्छा, तो उस समय एक आपका मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में बहुत खोज चल रही थी, तो 16th सेंचुरी के आसपास लॉट ऑफ डेटा मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में कलेक्ट किया एस्ट्रोनॉमर्स ने, और उन्हीं डेटा के बेस में जॉनस केपलर थे, उन्होंने अपने 3 लॉ दिए जो मोशन ऑफ प्लैनेट से रिलेटेड थे। इन्हीं को हम केपलर्स लॉ कहते हैं, है ना। तो पहला लॉ केपलर्स का क्या था? पहला लॉ केपलर का था कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन eclipse, ellipse. Orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. ठीक है ना। अच्छा, तो हुआ क्या कि ये आपके पास क्या है, ये ऑर्बिट है जो कि इक्लिप्स के शेप में होते हैं, इक्लिप्स। ठीक है ना, इसमें जो सन है, सन कहाँ पे होगा बच्चों? एक फोकस में होगा। सन कहाँ पे होगा? एक फोकस पे होगा। हमने कहा सपोज क्या है, सन क्या है यहाँ पे? एक फोकस पे है ये। तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स, जो आपके प्लैनेट की जो ऑर्बिट है जिसमें प्लैनेट घूमते हैं वो एक इलिप्स है, जहाँ पे जो सन है वो एक फोकस में रखा हुआ। सपोज ये क्या है? एक फोकस में रखा हुआ, ये क्या हो गया? आपका सन हो गया। ठीक है ना, और जो प्लैनेट घूम रहे हैं वो ऐसे इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्स वाले पाथ में क्या करते हैं? इलिप्स वाले पाथ में रिवॉल्व करते हैं। बात आई समझ में आपको? पहला लॉ, केपलर का पहला लॉ क्या है। दूसरा लॉ क्या बोला? द लाइन जॉइनिंग the planet and the sun, the line joining the planet and the sun, swap equal areas in equal interval of time, in equal interval of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए, ये इलिप्टिकल पाथ है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या रखा हुआ है? फोकस है। ठीक है ना, ये कोई प्लैनेट है डी, ये कोई प्लैनेट है सी, ठीक है ना, ये कोई प्लैनेट है ए। ठीक है ना, चलिए, तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट और सन के बीच को की जो प्लैनेट और सन को जो लाइन जोड़ती है वो इक्वल एरिया स्वैप करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल, सपोज जैसे कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर उसने कवर किया, तो अगले घंटे भी 50 ही करेगी। इक्वल एरिया कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, है ना। अगर हमने बोला कि भाई टाइम ऑफ इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का जो टाइम इंटरवल है वो सेम होगा जैसे कि सी से डी का है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे जो एरिया है ओ ए बी वाला जो एरिया है, यानी ये वाला जो एरिया है ओ ए बी वाला, है ना, वो क्या होगा? आपका सेम होगा ओ सी डी के बराबर। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे? जो एरिया है ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया ओ सी डी। ओ ए बी ने जितना एरिया स्वैप करा उतना ही एरिया ओ सी डी ने भी करा। तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन
स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ऐसा करती है। ये दूसरा लॉ है केपलर का, ठीक है ना। चलिए तीसरा लॉ क्या बोलता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस the cube of the mean distance of a planet the cube of the mean distance of a planet from the sun is proportional to the square is proportional to the square is proportional to the square of its orbital periods of its orbital period t, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, है ना, प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस है, जो प्लैनेट का मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब r है, मतलब r है उसके बीच की दूरी, उसको बोला r क्यूब। प्रोपोर्शनल होगा किसके प्रोपोर्शनल, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, सपोज उसको एक पूरा चक्कर लगाने में t लगता है, तो उसके स्क्वायर का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ आया, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है ना, इस तरीके से। तो r क्यूब आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, r क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट t स्क्वायर, ठीक है ना। और मैं t को नीचे ले आऊं तो ये रिलेशन यहाँ पे सेटअप होता है, r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। ये सेटअप हो जाता है बच्चों, ये रिलेशन, ठीक है ना। ये रिलेशन आपका सेटअप हो जाता है r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका। तो ये तीन लॉ केपलर के बारे में हमने पढ़े, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। पहला कि जो ऑर्बिट होते हैं प्लैनेट के वो एक आपके इलिप्स वाले पाथ में घूमते हैं, मतलब प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो इलिप्स है ना, जहाँ पे सन एक फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। सन हिलेगा नहीं, सन अपने फोकस पे, बाकी जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड। दूसरा, जो लाइन ज्वाइन करती है प्लैनेट और सन को वो इक्वल एरिया करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, है ना, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे स्वैप करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ए और बी के बीच की दूरी जितने दूरी है, जितना एरिया ए और बी ने स्वैप करा उतना ही दूरी सी और डी भी करेगा, यानी एरिया ओ ए बी बराबर हो जाएगा एरिया ओ सी डी के। तीसरी बात, जो क्यूब होगा मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, सन से प्लैनेट के जो दूरी होगी उसका क्यूब आर क्यूब प्रोपोर्शनल होगा उसके ऑर्बिटल पीरियड में। ऑर्बिटल पीरियड मतलब एक पूरा ऑर्बिटल का चक्कर लगाने पे वो कितना समय लेता है, टी समय लेता है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक रिलेशन सेटअप होता है केपलर्स लॉ द्वारा। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में केपलर कोई थ्योरी नहीं दे पाए मोशन ऑफ प्लैनेट को बताने के लिए, मतलब केपलर ने कोई थ्योरी नहीं दी कि वो मोशन ऑफ प्लैनेट को एक्सप्लेन कर पाए। वो न्यूटन थे जिन्होंने प्लैनेटरी मोशन का जो कॉस है वो बताया। उन्होंने बताया कि जो प्लैनेटरी मोशन का कॉस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। उन्होंने बोला ये जो प्लैनेटरी मोशन है इनका जो कॉस है, प्लैनेटरी मोशन का जो कॉस है कि भाई जो प्लैनेटरी मोशन होता है वो किसके कारण होता है, वो ग्रेविटेशनल के कारण होता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। प्लैनेटरी मोशन किसके कारण होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है, जो सन एक्सर्ट कर रहा है उनपे। तो केपलर ने क्या किया था, न्यूटन ने क्या किया था, केपलर के थर्ड लॉ को, न्यूटन ने केपलर के थर्ड लॉ को क्या किया, यूज करके कैलकुलेट किया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट किया और बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो डिस्टेंस के साथ साथ कम होता चला जाता है। ये जो ग्रेविटेशन है ये दूरी के साथ साथ कम होते चले जाता है। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, वीक होते चला जाएगा,
है ना, दूरी के साथ साथ वीक होते चला जाएगा। क्यों वीक होते चला जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि जो एफ है वो कितना होता है बच्चों, जी m1 m2 d स्क्वायर है, और आपको पता है कि जो f और d है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होते चला जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से बताया उन्होंने, बताया कि हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि जो प्लैनेटरी और जो आपके प्लैनेटरी ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर है। क्या है? प्लैनेटरी ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर है। ऐसे प्लैनेटरी, उन्होंने कहा आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स हैं वो कैसे हैं, सर्कुलर है। सपोज ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी क्या है, v है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिट जिस वेलोसिटी से ये चलते हैं वो ऑर्बिटल वेलोसिटी सपोज इसकी क्या है, v है। ठीक है ना, v। और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या है, और जो रेडियस है इनकी वो r हो गई। रेडियस सपोज कितनी हो गई इनकी, रेडियस इनकी r हो गई। तो जो फोर्स लगेगा ऑर्बिटिंग प्लैनेट पे, जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r के। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r के प्रोपोर्शनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है ना। जो t है, t क्या डिनोट करता है, टाइम पीरियड। t क्या है बच्चों, t आपका टाइम पीरियड होता है। t क्या होता है, टाइम पीरियड। ठीक है ना। तो t टाइम पीरियड है तो v कितना हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन t। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन t। है ना। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो v स्क्वायर है अगर वो प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के, अगर v स्क्वायर आपका r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं v स्क्वायर को हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं किसके, 1 अपॉन आर के, 1 अपॉन आर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन आर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। भाई वी स्क्वायर क्या है, आर क्यूब आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है। मैंने क्या किया, 1 अपॉन आर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर लिख दिया। 1 अपॉन आर से क्या होगा, एक आर से एक आर वाला ऊपर वाला, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। आपको ऐसे लिखा 1 अपॉन आर इंटू आर क्यूब अपॉन टी, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो घुमा फिरा के आएगा क्या, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर तो आएगा, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर तो आएगा। तो हमने कहा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर टी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट है भाई, ये तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। अभी तो हमने केपलर का थर्ड लॉ देखा, और हमने देखा केपलर के थर्ड लॉ में कि आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर तो कांस्टेंट है। ये देखिए आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है तो अगर आप कंबाइन करो, है ना, कंबाइनिंग करने पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर के। एफ क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है। एफ क्या है, प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ प्रोपोर्शनल है बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर, देखिए ऊपर एफ प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब वी स्क्वायर 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है तो वी स्क्वायर 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल, वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन आर के है ना। तो हमने वी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 1 अपॉन आर वैल्यू पुट करी। वी स्क्वायर की जगह आपने 1 अपॉन आर रखा और इंटू 1 अपॉन आर पहले से ही है नीचे। तो एफ क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है कि क्या चीज है ये, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि एक्चुअल में ये क्या है। तो ये था बच्चों केपलर का तीसरा नियम, थर्ड लॉ। ये केपलर का थर्ड लॉ इस तरीके से था। ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा होता है। एक क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, एक तरीके का क्वेश्चन आपके पास बनता है, वो करवाते हैं आपको पहले। एक क्वेश्चन आपके पास, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स, what happens to the force between two objects, what happens to the force between two objects if पहला आपको दे रखा है, पहला फर्स्ट है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल,
mass of one object is double. मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. एक ऑब्जेक्ट के मास को हमने क्या किया, डबल कर दिया. ठीक है ना, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. सेकंड है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल. डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल. इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड. इज डबल एंड ट्रिपल्ड. ठीक है. तीसरा है सी, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड. मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड. ठीक है. तो ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है ना. तीन केस है हमारे पास. पहला कि व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. पहला मास ऑफ एक ऑब्जेक्ट बढ़ाया हमने. दूसरा दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल करा पहले और फिर ट्रिपल करा. और मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल. है ना. तो एक एक करते हैं. पहला हमको पता है कि F कितना है बच्चों हमारे पास. F हमारे पास G m1 m2 अपॉन G m1 अपॉन m2 सॉरी G m1 अपॉन m2 G m1 m2 अपॉन D स्क्वायर. ये हमारे पास है. ठीक है ना. चलिए अब हमने क्या किया, पहले केस में क्या किया, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल. एक ऑब्जेक्ट का मास को हमने डबल कर दिया. एक ऑब्जेक्ट के मास को हमने डबल कर दिया. यानी m1 की जगह मैंने क्या कर दिया, 2m पुट कर दिया. m1 की जगह 2m पुट कर दिया. तो देखो कैसे करेंगे इसको. क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भाई, F क्या है. ठीक है ना, ये F1 है. ठीक है ना. F2 कितना हो जाएगा G. ठीक है ना. m1 की जगह आ जाएगा 2m. ठीक है ना. m1 की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 2m आ जाएगा. है ना. m1 की जगह हम 2m1 लिख दो, 2m1 है ना. और m2 और अपॉन D स्क्वायर. ठीक है ना. F2 कितना आ जाएगा आपके पास, F2 आ जाएगा 2 में बाहर ले लेता हूँ 2G m1 m2 अपॉन D स्क्वायर. है ना. अच्छा देखो G m1 m2 क्या है, G m1 m2 आप ऊपर देखेंगे F1 है. तो F2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ F1. है ना. देखो आप, जब मैंने एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल करा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डबल हो गया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डबल हो गया. ठीक है ना. इतनी बात आपको समझ में आई होगी. आपने ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल समझा, केपलर्स लॉ के बारे में समझा और क्वेश्चन कर रहे थे हम ग्रेविटेशन के ऊपर. ये क्वेश्चन आता है बच्चों बोर्ड आपके एग्जाम्स में. ठीक है ना. एक पार्ट हमने किया, बाकी बच्चे पार्ट हम अगले भाग में करेंगे. तो इतना आपको समझ में आया होगा. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. हैव अ नाइस डे.